किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर ऑथर्स का नाम होता है। अब आपको किस बात का पता है कि किन ऑथर्स को ज्यादा क्रेडिट मिलता है और किन ऑथर्स को कम क्रेडिट मिलता है? इस चीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑथरशिप होती क्या है, ऑथरशिप क्रेडिट क्या है, ऑथरशिप क्रेडिट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी एकेडमिक इम्प्लीकेशंस है, सोशल इम्प्लीकेशंस है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है। प्रॉपर ऑथरशिप क्रेडिट का होना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी बेस पे आपको प्रमोशन मिलती है। आपके एकेडमिक कैरियर में आपको जो भी प्रमोशन मिलती है, ये जो भी रिसर्च मार्क्स मिलते हैं, वो आपको ऑथरशिप के बेस पे मिलते हैं। ऑथरशिप क्रेडिट की बेस पे आप लोगों को जो होता है, आपकी रिसर्च प्रोफाइल बनती है, इसी की बेस पे आपको जो होता है फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलती हैं। तो ऑथरशिप क्रेडिट समझना, प्रॉपर ऑथरशिप क्रेडिट होना, ये एक बहुत जरूरी है जिसका हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है। प्रीवियसली 2019 2020 से पहले पहले जब तक पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल फंक्शनल था, तो पहले 6 ऑथर्स को इक्वल क्रेडिट मिलता था। ये इनकी जो गाइडलाइंस थी, इनकी डिफंक्ट पीएमडीसी की जो गाइडलाइंस थी, उसमें लिखा हुआ था कि 6 ऑथर्स को इक्वल क्रेडिट मिलेगा। अब जो करंट गाइडलाइंस हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हिसाब से, उन्होंने कहा है कि जो भी पब्लिकेशन होगी वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा और उनके रूल्स को फॉलो किया जाएगा। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस किया है, ऑथरशिप क्रेडिट को डिस्कस किया है और आपको बताया गया कि ऑथरशिप क्रेडिट आपको किन बेसिस पर मिलता है। 2020 में ये सेकंड काउंसिल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो मीटिंग हुई थी, उसकी सेकंड काउंसिल मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था वो ये हुआ था कि जो भी जर्नल्स जो कि एजीसी पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें पब्लिकेशन का क्रेडिट आपको मिलेगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एज सच जो है वो कोई भी जर्नल्स को रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और जो जर्नल्स ये चाहते हैं कि उनमें पब्लिश्ड वर्क का या उनमें पब्लिश्ड पेपर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए प्रमोशन के लिए, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, फैकल्टी अपॉइंटमेंट के लिए, वो सारे के सारे जर्नल्स जो है वो एचईसी एजेआरएस में रजिस्टर होने चाहिए। एचईसी एजेआरएस पे पहले मैं वीडियो कर चुका हूँ, आपको मेरी ये इस पे पेज पे मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस पे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोस करेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च फ्लाइट है उस पर डिस्कशन हम इस पे वक्तन फोक्तन करते रहेंगे। ये आपको पीएमसी की वेबसाइट से ये पूरे मिनट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये उसका एक पार्ट है उसके एजेंडा आइटम का, जो कि यहाँ पे मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। 2015 में एक लेटर इशू हुआ था जिसको उस वक्त लोगों ने इतना सीरियसली मतलब रीड नहीं किया था, लेकिन अब उसकी इम्प्लीकेशन सामने आ रही है क्योंकि ये लेटर अभी भी वैलिड है। इस पे इन्होंने कहा है कि जो 20th मीटिंग हुई थी 2015 में एजीसी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी की, उस पे उन्होंने कहा है कि जो एडिटर्स ऑफ जर्नल शुड इंश्योर दैट पेपर्स पब्लिश्ड इन जर्नल्स हैविंग मोर देन वन ऑथर should mention the contribution of each author. The credit given by university to publication in appointment and other matters will be in light of author's contribution. हमारे ऊपर ये रूल अब लागू है। ऑथर कंट्रीब्यूशन हर जर्नल को मेंशन करनी चाहिए अपने। ये ऑथर कंट्रीब्यूशन जो होती है जर्नल के एंड पे होती है और उसमें बताया जाता है कि किस ऑथर ने किस तरह क्या कंट्रीब्यूट किया है। अब सवाल ये पैदा होता है जो कि एक पूछा भी गया है, मुझे बहुत लोगों के मैसेज भी आए थे, उन लोगों ने पूछा था कि हाउ मेनी ऑथर्स कैन गेट ऑथर्स क्रेडिट। स्टैंडर्ड बायोमेडिकल जर्नल्स जो हैं वो आईसीजेएमई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। आईसीजेएमई गाइडलाइंस बेसिकली इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स हैं, इनकी वेबसाइट है, आपको वहाँ पर गाइडलाइंस सारी मिल जाएंगी। पढ़ना चाहें तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको मैंने ऑथरशिप गाइडलाइंस को यहाँ पे समराइज किया है और उनको इजीली जो इजीएस्ट पॉसिबल वे है उसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ऑल द कंट्रीब्यूटर्स हु हैव मेड सब्सटेंसिव intellectual contributions to a paper are given credit as authors। जो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है वो है सब्सटैंशियल इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशंस। इस चीज को अभी हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है। एचईसी गाइडलाइंस, ये इनकी गाइडलाइंस 2020 में आई थी। उन्होंने कहा था ऑथरशिप ऑफ वर्क में ओनली बी क्रेडिटेड टू दोज हु हैव मेड अ नोटवर्दी कंट्रीब्यूशन इन कंसेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, कंडक्टिंग डेटा एनालिसिस एंड राइट अप ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। इस चीज को हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि आईसीजीएमई गाइडलाइंस भी इन्हीं पे फोकस करती है। So now coming to the main point, who is author in a research paper? Anyone who has made substantial contributions। अब substantial contributions हैं क्या? Conception of the work। For example, आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और उस पे जो आइडिया है कि रिसर्च ऐसी होनी चाहिए, ये रिसर्च कंसेप्शन होती है। डिजाइन ऑफ द वर्क, कि ये रिसर्च आपने किस तरह करनी है, इसको क्वेश्चनर क्या बनेगा, इसकी स्टडी पैटर्न क्या होगा, इसकी जो होगा मेथोडोलॉजी किस तरह लिखनी है, ये सारी चीजें जो होती हैं डिजाइन में आती हैं। इसमें साथ में ये भी आता है कि आपने जो होगा पॉपुलेशन कौन सी होगी, कौन सी डिजीज को स्टडी करना है,
फंडिंग एक्विजिशन के आपने इस स्टडी कंडक्ट करने के लिए फंड्स कहाँ से लिए और उसमें किस बंदे का कितना रोल था, ये सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस में आते हैं। डेटा डेटा अब डेटा में आपके पास कलेक्शन आ जाती है, एनालिसिस आ जाता है, इंटरप्रिटेशन आ जाता है। जिस बंदे ने ये किया है वो एक उसकी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है एंड ही शुड बी वन ऑफ द ऑथर्स। पेपर राइटिंग, ये दूसरी चीज आती है। अब पेपर राइटिंग में वो बंदा इन्वॉल्व होगा जिसकी ऑलरेडी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। जिसकी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है वो पेपर राइटिंग में नहीं आ सकता। पेपर राइटिंग में आपके पास ड्राफ्टिंग आता है, क्रिटिकल रिवीजन आता है। क्रिटिकल रिवीजन वो होता है जो आपने ऑलरेडी बैठ के सबमिशन से पहले की है या पेयर रिव्यू के बाद की है। अप्रूवल ऑफ फाइनल वर्जन, ये वो वर्जन होता है जो कि आपने जर्नल सबमिशन से पहले एक देना होता है और ये अप्रूव यूजुअली कोई सीनियर प्रोफेसर करता है। एग्रीमेंट टू बी अकाउंटेबल, जितने भी ऑथर्स होते हैं वो पब्लिश्ड वर्क जब आप एक दफा पब्लिश कर देते हैं तो दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। इस पे क्रिटिक भी होगा, इस पे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इस पे सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ऑल द ऑथर्स शुड बी एग्री टू बी अकाउंटेबल, टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। और जो रिसर्च वो पब्लिश कर रहे हैं वो रिसर्च फॉल्स नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज। Questions related to accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. सो चार पॉइंट्स जो कि ऑथरशिप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, जिसमें कंसेप्चुलाइजेशन आ जाता है, डिजाइन आ जाता है, फंडिंग एक्विजिशन और डेटा एनालिसिस वगैरह। पेपर राइटिंग होता है, अप्रूवल ऑफ फाइनल वर्जन और एग्रीमेंट टू बी अकाउंटेबल। सो ये चार क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस के ऊपर ऑथरशिप डिफाइन होती है किसी भी रिसर्च पेपर की। मजीद पढ़ना चाहें तो ये आईसीजीएमई गाइडलाइंस हैं, आप ये लिख के गूगल करेंगे डिफाइनिंग द रोल ऑफ ऑथर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स तो ये आपके सामने आ जाएंगी। अब सवाल आता है नंबर ऑफ ऑथर्स। नंबर ऑफ ऑथर्स जो होता है, अब इस पे कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि कितने ऑथर्स हैं। हर जर्नल की अपनी गाइडलाइंस है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो आप जिस जर्नल में सबमिट कर रहे हैं उस जर्नल की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको नंबर ऑफ ऑथर्स रखने हैं, लेकिन आइडियली नंबर ऑफ ऑथर्स शुड बी बिटवीन 4 and 6, क्योंकि 6 से ज्यादा अगर आप ऑथर्स रखेंगे तो जर्नल आपसे सवाल पूछ सकता है कि इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया और उनकी कंट्रीब्यूशन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दे शुड बी 6। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं तो 6 से ज्यादा ऑथर्स उस पर नहीं होने चाहिए, 6 से ज्यादा कोलैबोरेटर्स नहीं होने चाहिए। फर्स्ट ऑथर की यूजुअली जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, ये वो बंदा होता है जिसकी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इस पे इन्होंने काम किया होता है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर के रोल को हम मजीद डिस्कस करेंगे। लास्ट ऑथर यूजुअली वो होता है जिसने सुपरवाइजरी रोल उसका होता है, यूजुअली कोई सीनियर प्रोफेसर या सुपरवाइजर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ ऑथर्स यूजुअली कैन बी अनलिमिटेड। बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें आप देखेंगे कि 6 से ज्यादा ऑथर्स हैं, लेकिन उनमें फिर आपको उनके रोल को डिफाइन करना पड़ेगा कि हर बंदे ने इस पे क्या किया और क्या क्या वो उन चार सब्सटेंशियल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जो आईसीजेएमई ने डिफाइन किए हैं या नहीं। आईसीजेएमई गाइडलाइंस इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गाइडलाइंस हैं। हर बड़े से बड़ा जर्नल भी जो है वो आईसीजेएमई गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। फॉर ग्रुप ऑथर्स, ऑल द ऑथर्स शुड मीट द आईसीजेएमई ऑथरशिप क्राइटेरिया, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। मजीद आप इस पे पढ़ना चाहें तो ये गूगल कीजिएगा, हाउ मेनी ऑथर नेम्स कैन बी यूज्ड इन एकेडमिक आर्टिकल्स, डज द क्रोनोलॉजी ऑफ ऑथर्स नेम कैरी एनी वेट। ये रिसर्च गेट पे ये क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा इस पे आंसर है, आपको इस पे मजीद कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। ऑर्डरिंग द ऑथरशिप, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मेरे से पूछा गया है कि ऑथर का ऑर्डर किस तरह होना चाहिए। Order should be in accordance with the contributions of individual authors। ये एक स्कोरिंग क्राइटेरिया है जो कि मुझे मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पे है कंसेप्चुलाइजेशन एंड रिफाइनिंग द रिसर्च आइडियाज। कंसेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी स्टडी जो होती है वो कंसेप्ट से स्टार्ट होती है, उसके 50 पॉइंट्स हैं। लिटरेचर सर्चिंग, ये वो लोग हैं जो लिटरेचर रिव्यू में इन्वॉल्व होते हैं, ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये यूजुअली ऑथर्स में से पहले 6 ऑथर्स में से एक होता है, उसके 20 पॉइंट्स होते हैं। रिसर्च डिजाइन, ये वो बंदा होता है जिसने मेथोडोलॉजी को किया है। डेटा एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर जो होता है आपके ऑथरशिप का ऑर्डर होता है और इसको आप स्कोर कर सकते हैं। मजीद आप इस पर पढ़ना चाहें तो ये सजेस्टेड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर्स ऑफ ऑथरशिप एंड रिसर्च पब्लिकेशन है। ये 1980s में पब्लिश हुआ था, लेकिन ये अभी भी वैलिड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, इन चीजों के ऊपर आपने ऑथरशिप को स्कोर करना है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो उस पे नंबर ऑफ ऑथर्स पे पहले आप एग्री कर लिया करें इन राइटिंग कि ये ऑथरशिप का नंबरिंग होगा, ये बंदा कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो फर्स्ट ऑथर के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर की होती है, ये बात याद रखिएगा। बीइंग अ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने जर्नल के साथ कम्युनिकेट करना है, इंश्योर करना है कि जर्नल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन आपका काम होता है। पीयर रिव्यू के बाद जो चेंजेस होती हैं, जो करेक्शंस होती हैं, वो आपने करानी होती हैं। आपने इसको कोलैबोरेट करना होता है बाकी ऑथर्स के साथ, उन्हें कम्युनिकेट करना होता है कि ये चेंजेस आई हैं
और पब्लिकेशन प्रोसेस में पेपर को आपने थ्रू करना होता है और उसको सारी एक एक चीज को आपने फॉलो करना होता है। एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट है, हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि नॉन ऑथर कंट्रीब्यूटर्स, उनका रिकॉर्ड रखना है कि किसी बंदे ने आपके मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर कमेंट किया है, आपको हेल्प आउट किया है, उनको आपने इन राइटिंग उनसे लेके रखना है ताकि आप उनको एक्नॉलेज कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। The corresponding author should be available after publication to respond to। अगर कोई क्रिटिक आया है या कोई किसी ने क्वेश्चन आपके पेपर पे रेज किया है या किसी ने आपसे रिक्वेस्ट कहा है कि हमें कोई एडिशनल डाटा इस पे दें, तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं और अगर आप ओपन एक्सेस पब्लिश हो रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होंगी। मजीद आप इस पे देखना चाहें तो ये इस पे सोर्स मेंशन है, इसे गूगल कर लीजिएगा, यू कैन रीड अबाउट दैट एज वेल। आईसीजेएमई में भी ये बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है। अब बात आती है नॉन ऑथर कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर। Any contributor that does not follow the four criteria of authorship should be acknowledged। कोई भी बंदा या कोई भी ऐसा शख्स जिसने आपके मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प आउट किया है लेकिन वो पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल आपने एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर से मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू कराया है पेपर सबमिशन से पहले, तो आप उस पर उसे एक्नॉलेज करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर शुड ऑब्टेन, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर का काम है कि उसको एक रिटन परमिशन ये चाहिए। अब ये देखें जैसे एक एक्नॉलेजमेंट इस पे हुई है कि the author wishes to acknowledge Junior Sarfraz for Majra Medical University for guiding on the writing process, कि उन्होंने गाइड किया, ठीक, उन्हें हेल्प आउट किया। और डॉक्टर अजहर सरफराज फॉर हेल्प इन प्रूफ रीडिंग, उन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को प्रूफ रीड किया। अब ये एक लेटर टू एडिटर है लेकिन इन्होंने इसको एक्नॉलेज किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक्नॉलेज किया और ये एचईसी की भी रिक्वायरमेंट है कि आप नॉन ऑथर्स को जो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको एक्नॉलेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, कोई कमेंट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन amaranwar@hotmail.com। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम यू। आप फर्दर कोई इस पे जानना चाहते हैं तो प्लीज डू रीच आउट टू मी, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन भी एक हमारे फॉलोअर ने कहा था कि ऑथरशिप के ऊपर बात करें, तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑथरशिप क्राइटेरिया। इस पे मजीद अभी प्रेजेंटेशंस आएंगी, मजीद इस पे मैंने बात करनी है क्योंकि अभी आपको टेक्सोनॉमी भी बतानी है कि ऑथरशिप को किस तरह से आपने जब फिल कर रहे होते हैं फॉर्म्स तो आपको ऑथरशिप किस तरह से डिफाइन करनी है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो पे इस पे बात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।